एनबीएफसीज में आया है, बहुत सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज में बड़े बड़े मूव्स दिख रहे हैं। इनफैक्ट पीएनबी हाउसिंग तो 15% ऊपर हो गया है और भी ऊपर है कैनफिन होम्स, एमएनएम फाइनेंस। इसके पीछे का मैटर क्या है, क्यों इतनी खुशी हो रही है इन स्टॉक्स को और ट्रेडर्स को? इसमें गिरीश कोस्गी, कैनफिन होम्स के एमडी, उनका कंपनी तो ऑलरेडी काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखा रहा है और जो उन्होंने गाइड किया है लास्ट कुछ क्वार्टर्स में वो पूरे करते आए हैं। लेकिन गिरीश जी, गुड आफ्टरनून। अगर आप ये एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ये जो डिले किया है इसको, आपके डेट को सितंबर तक, उससे मैथमेटिकली क्या फ़ायदा होगा एनबीएफसी स्पेस को, और अगर आप ये भी बता सकें कैनफिन होम्स को क्या फ़ायदा होगा। नमस्कार। अभी इसमें नवंबर 12 सर्कुलर में दो चीज मेंशन किया। एक तो असेट क्लासिफिकेशन एग्जैक्टली ऑन 90th डे, ये पहला चीज है। दूसरा था, एक बार अकाउंट नॉन परफॉर्मिंग हो गया, उसको परफॉर्मिंग एसेट बनने के लिए, मतलब रेगुलर करने के लिए पूरा अरियर्स कलेक्ट करना पड़ेगा। ये सेकंड चीज था। दूसरा वाला बहुत मुश्किल था। नाउ विद दिस एक्सटेंशन, अभी सितंबर 22 तक एक्सटेंड किया फॉर इम्प्लीमेंटेशन। ये बहुत हेल्प होगा फॉर लॉट ऑफ एनबीएफसीज एंड स्पेशली अनसिक्योर्ड स्मॉल टिकट साइज एचएफसी को, एंड ऑल्सो स्मॉल टिकट साइज प्रोडक्ट्स वाला एनबीएफसी को बहुत हेल्प होगा। क्योंकि अभी यू हैव अनदर, नाउ यू हैव टाइम टिल सितंबर, प्लान कर सकते ठीक से। क्या होगा, नवंबर 12 को ये सर्कुलर आया एंड ऑब्वियसली इट हैड टू बी इम्प्लीमेंटेड इमीडिएटली। सो Q3 का बहुत सारे एनबीएफसी का और एचएफसी का एनपीए लेवल्स इंपैक्ट हुआ दो कारण के लिए। वन इज टैगिंग, दूसरा मूविंग फ्रॉम एनपीए अकाउंट टू रेगुलर। सो ये दोनों चीज था। अभी विद दिस एक्सटेंशन क्या होगा, बहुत कुशन मिला। एटलीस्ट टिल सितंबर एंड बोलो तो Q3, Q4, Q1, Q2, क्लोज टू 1 ईयर इन टर्म्स शिफ्ट, क्वार्टर एंड क्वार्टर, 1 साल का टाइम मिला। Q3 तो अभी हो गया। इम्पैक्ट हुआ था, वो इम्पैक्ट जो हुआ हम लोग सब देखा फॉर फ्यू ऑफ द एनबीएफसीज विच आर लार्जली इनटू स्मॉल प्रोडक्ट्स, रूरल प्रोडक्ट्स और जेएलजी, एसएचजी और स्मॉल टिकट साइज प्रोडक्ट्स, वो एनबीएफसी को इम्पैक्ट हुआ। नाउ विद दिस पोस्टपोनमेंट, अभी एटलीस्ट बहुत काफी टाइम है कस्टमर को समझने के लिए, क्योंकि कब तक पे करना पड़ेगा, कितना पे करना पड़ेगा, और धीरे धीरे इंस्टॉलमेंट कलेक्ट करके पूरा अकाउंट को दे कैन मेक इट रेगुलर बिफोर द इम्प्लीमेंटेशन डेट। इसमें बहुत कुछ फायदा होगा, इसलिए इतना आई थिंक मार्केट रिएक्शन ऐसा है। एंड कैनफिन, एज फार एज कैनफिन इज कंसर्न्ड, हम लोग इम्प्लीमेंट किया फ्रॉम नवंबर 12 ऑनवर्ड्स, बोथ सिस्टम एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ मैन्युअली टैगिंग एनपीए एंड ऑल्सो इन टर्म्स ऑफ आरईएस कलेक्शन। एचएफसी है, पूरा लोन सिक्योर्ड है, इतना दिक्कत तो नहीं होगा, पहले बोला था। सो कैनफिन के लिए इम्पैक्ट नहीं है अभी इवन विद दिस एक्सटेंशन, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया। सो वी गोइंग टू प्रोबब्ली कंटिन्यू विद दैट, but while disclosing we will disclose NPA with implementation कितना है, and if I have to consider implementation September 22 से कितना होगा, so दोनों डिक्लेयर करेगा। but we have implemented, after implementation Q3 का impact मिला के हमारा NPA 0.71% है। गिरीश जी, जैसे अभी आप कह भी रहे हैं कि इससे बेनिफिट होगा और आज का रिएक्शन भी मार्केट्स पर खैर दिख ही रहा है। 2-3 दिन पहले ना हमने एक रिसर्च भी की थी सभी सरकारी बैंकों पर, और उसमें कुछ एनबीएफसीज भी थी कि उनकी कुछ पोजीशंस ठीक हो रही हैं, वो अपने एनपीएस को भी ठीक कर रहे हैं और उनका जो क्रेडिट ऑफटेक है वो भी काफी अच्छे से बढ़ रहा है। ये तो रेगुलेशन की बात है, लेकिन वैसे आपका एनपीएस का ट्रेंड कैसे है, अगर वो आप बता पाएंगे क्या? एनपीएस का ट्रेंड अभी बहुत अच्छा है, वो गिर रहा है क्योंकि लास्ट 1.5 ईयर्स में दो चीज हुआ। पहले चीज मॉरेटोरियम। सो कस्टमर्स को जो दिक्कत था बिकॉज ऑफ आइदर जॉब लॉस नहीं तो बिजनेस लॉस, मॉरेटोरियम ऑप्ट किया। बाद में रेजोल्यूशन 1 रिस्ट्रक्चरिंग, देन सेकंड वेव ऑफ अगेन रिस्ट्रक्चर। सो ये पूरा 3 इवेंट्स, मॉरेटोरियम, रिस्ट्रक्चरिंग रेजोल्यूशन 1, रिस्ट्रक्चरिंग रेजोल्यूशन 2, ये तीनों इवेंट में बहुत सारा कस्टमर्स किसको दिक्कत था ईएमआई पे करने के लिए, दे हैव ऑप्टेड। सो इसलिए एनपीए एक्चुअली स्टेबल रहना चाहिए था। बिकॉज ऑफ दिस सर्कुलर थोड़ा इम्बैलेंस हुआ था, अभी नाउ दैट विल बी करेक्टेड। सो अदरवाइज एनपीए ट्रेंड बहुत कम है क्योंकि इकोनॉमिक एक्टिविटी इंप्रूव हो रहा है,
मार्केट इज वेरी गुड, डिमांड रोबस्ट एंड रियल एस्टेट सेगमेंट अच्छा कर रहे हैं, एंड देयरफॉर बहुत सारा कंपनीज बोथ इन द HFC एज वेल एज नॉन बैंक स्पेस ग्रोथ दिखा रहे। ओनली थिंग इज अनसिक्योर्ड में, NBFC में अनसिक्योर्ड में थोड़ा डिमांड कम है, क्योंकि there the risk taking ability is little different and therefore demand is there, but credit offtake थोड़ा कम है। नहीं तो HFC definitely demand is good, offtake भी अच्छा है। NPA should have been stable because of November 12 circular, there was little change in the NPA levels। now I think all the companies को बहुत सारा टाइम मिला उसको करेक्ट करने के लिए and be future ready by September 2022 to manage NPA as well। इन दैट केस मिस्टर गिरीश, आप खुद भी बता रहे हैं कि किन वजह से एनपीएस बढ़े और आपके लिए इनफैक्ट सिचुएशन किस तरह से बेहतर थी, क्योंकि हम देख रहे हैं कि आपने प्रोविजनिंग तो लास्ट क्वार्टर में वाई कम रखी है, लगभग आपकी 6.5 करोड़ थी। अगर आप थोड़ी सी और डिटेल्स बता पाएं, क्या यही नंबर सस्टेन करेंगे एनपीए के आने वाले क्वार्टर्स में? किस तरह का एसेट क्वालिटी कैन फिन होम्स देख रहा है? Yeah, actually, NPA levels last 3-4 quarters से है, we are bettering with every passing quarter, and ये November 12th circular implementation के बाद भी हमारा NPA कम हुआ by applying new norms। So NPA going forward भी बहुत stable रहेगा। Now it is 0.71, so maybe few bips ऊपर जा सकते हैं, few bips नीचे जा सकते हैं, but it will be stable because moratorium और restructuring का जो impact था वो पूरा factored in है। And for next few quarters, NPA will be stable. In terms of growth, आपको पता है last quarter we showed 17 quarter high growth in book, and disbursement भी YOY, we showed very good increase, and even sequentially also. So demand is good, disbursement grow हो रहा है, book grow हो रहा है, NPA stable है। This would continue for next few quarters for sure। ऑल राइट गिरीश जी, ऑलवेज एंजॉय आवर चैट। बहुत बहुत धन्यवाद आज हमें समझाने के लिए कि मामला क्या है और किस तरह से कंपनीज जिस तरह से एनपीए की रिकग्निशन को अब लेंगी उसमें क्या बदलाव आ गए हैं, और इसलिए उनको उनके वैल्यूएशन चेंज हो जाएंगे, उनके नंबर्स चेंज हो जाएंगे, और इसीलिए बाजार उसका थोड़ा रिफ्लेक्शन आज मार्केट में दिखा रहा है।